इस देश में कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के साथ भी नहीं है और कांग्रेस के साथ भी नहीं है, और वो सफल भी हैं। जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्रा में है। ऐसी कई सारी जेडीयू पार्टियां जिनको कांग्रेस से भी जेडीयू दिक्कत, जेडीयू पंकज जी, जेडीयू। या नहीं, जेडीयू तो बीजेपी के साथ है। अब या तो वो बीजेपी के साथ रहती है या उधर रहती है। सवाल ये है जो तीसरी, वामपंथी दल। अब वामपंथी दल, हाँ, सवाल यह है, और अनुपम मिश्रा जी कई बार हमारे शो में यह बात कह चुके हैं, मायावती के साथ दिक्कत यह है कि आजमगढ़ में वो गुड्डू जमाली खड़ा करती हैं तो कहा जाता है बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। रामपुर में वो उम्मीदवार नहीं उतारती हैं तो फिर भी कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। उम्मीदवार उतारें तो गड़बड़, नहीं उतारें तो गड़बड़। सवाल यह है कि तीसरे धड़े की राजनीति के लिए भी, जहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रजेश शुक्ला जी, देखिए, ये विवाद चलता रहेगा। अब वास्तव में मायावती और कटघरे में जो जो लोग कह रहे हैं बी टीम, ये कटघरे में खड़ा करने का प्रयास वही लोग थे, उनके विरोधी हैं। जब 2019 में समझौता हुआ तो तब तो बी टीम नहीं थी, तब तो वो बाकायदे मुख्य धारा में लड़ रही थी। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जमीन की स्थिति देखना पड़ेगा साहब। जमीन में यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि आप जो ये प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, जो ये दावे किए जा रहे हैं, वो सोचती हैं कि ये जो लक्ष्य, जो पुराना फार्मूला उनका है, वो फार्मूले बदलते रहे। कभी सवर्ण पर, ब्राह्मणों पर उन्होंने वो किया, दांव चला, और ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों पर मुस्लिम उस पर दांव चला। और उन्होंने, आप देखिए कि ऐसा था 25-25, 30-30 उम्मीदवार मुस्लिम उतार दिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में। ये दौर भी आया। तो ये क्या करेगा? यदि आप जमीन में देखेंगे तो साहब, ये स्थिति ये है कि फिलहाल वो कांग्रेस के कारण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी पहले से उसका प्रिय है, लेकिन कांग्रेस से उनकी गठबंधन हो गया है, तो मजबूती से वो हो गया है। और ये परिणाम बताएंगे, ये परिणाम देखिएगा आप। परिणाम यही है कि मुस्लिम कितना ही उतार दें, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान ऐसा होने जा रहा है। कारण क्या है कि साहब, एक धारा बहा दी गई है लोगों के बीच में। धारा यही जो बी टीम की चर्चा हो रही है, ए टीम बी टीम की, वो बड़ी मजबूती से। दूसरी बात ये हुई है कि साहब, ये एक पता नहीं कि किधर चली जाएंगी चुनाव के बाद। और उसके वो उदाहरण गिनाते हैं राजनीतिक दल। आप जाइए, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करिए और विभिन्न दलों के, तो बताते हैं कि साहब जिसके साथ चुनाव लड़ी उसके साथ नहीं रही। एक बार कांग्रेस से गठबंधन किया था और नरसिम्हा राव को बहुत खरी खरी सुनाई चुनाव के बाद। बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसको बहुत खरी खरी सुनाई, और उसके बाद अटल जी को हरवा दिया जाकर वहां पर। तो ये जो उनकी एक वो रही है राजनीति की, जो विशिष्ट धारा उनकी है, वो जो धारा है, वो भरोसा नहीं करने दे रही है लोगों को। और अखिलेश वही तो सवाल उठा रहे हैं कि साहब अब तो ले लें उनको, बता दीजिए, गारंटी दीजिए हमको किधर रहेंगी फिर वो। तभी तो विवाद हुआ था। तो नहीं, ये जो पर चीज कही सवाल जा यह रही है, है, सवाल यह है अनुपम जी कि अखिलेश की गारंटी पर ही भरोसा क्यों किया जाए? अखिलेश ने खुद भी तो 2019 में उनके साथ तालमेल किया था, और अखिलेश लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2019 में या 2022 में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के अखिलेश को वोट किया, लेकिन उसका परिणाम ऐसा तो मिला नहीं कि बीजेपी हार गई हो। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर आप आंकड़े को देखें तो 2007 में बीएसपी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में और उसका मत प्रतिशत लगभग 31% था। 2012 में ये 25% के आसपास आ गया, 2017 में ये 20% था, और 2022 में ये 13% था। मायावती गिरती हुई स्थिति में भी 13% पर हैं। अगर अखिलेश यादव का साथ मुसलमान छोड़ दें
तो क्या अखिलेश यादव के पास अपना वोट 13% से ज्यादा है क्या? ऐसे में कई लोग ये सवाल करते हैं कि मायावती के साथ दलित हो जाए और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा, ये बीजेपी को ज्यादा चुनौती पेश कर सकता है। ऐसे में एमडी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं ज्यादा प्रभावी है कंपैरेटिवली एमवाई कॉम्बिनेशन को बताया जाए? क्योंकि अगर हम कांग्रेस की हालत देखें तो उनके पास भी तो 2% वोट है। अगर मुसलमान इनके तरफ आते भी हैं तो समाजवादी पार्टी भी उसी वोट की हकदार अपने आप को कहती है, कांग्रेस भी उसी वोट की हकदार कहती है, लेकिन अपना जो दलित का वोट है वो 30% के आसपास तो मायावती अपने स्वर्णिम काल में ले चुकी हैं और खराब से खराब स्थिति में 13% उनके पास वोट है। तो ऐसे में अगर दलित और मुसलमान का गठजोड़ हो तो मायावती तो ज्यादा ताकतवर नेता दिखाई पड़ेंगी। देखें, अखिलेश यादव के विश्वास करने न करने का क्या मसला है। एक महीने पहले तक वो बता रहे थे कि कांग्रेस पे कभी विश्वास मत करना, बड़ी दगाबाज पार्टी। एक महीने बाद वो कांग्रेस के लिए आपको चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, तो ये तो बात ही खत्म। मायावती से गारंटी मांग रहे हैं, उनके अपने विधायक टूट जा रहे हैं। पता है, मतलब कमाल बात है, आप किससे गारंटी मांग रहे हो, पार्टी किसकी टूट रही है। और जहां तक आंकड़ों की बात आप कर रहे हो तो पंकज भाई, मेरे पास भी कुछ आंकड़े आप जरा देखें कि 2004 में 27% वोट लाके 35 सीट निकाली समाजवादी पार्टी ने। 2004 में 27% वोट और 35 सीट। 2009 में 23% वोट, 23 सीट। 2014 में 22% वोट और 5 सीट। और 2019 में महागठबंधन के बाद 18% वोट और 5 सीट। यानी कि 2000 मतलब 20 सालों में आपका वोट परसेंटेज 27 से गिर के 18 आ गया, तकरीबन 10% गिर गया। सीटें आपकी 35 से गिर के 5 आ गई, 1/7 हो गया। और अगर आपके गठबंधन में इतना ही दम है तो 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे तो एक भी मुसलमान प्रत्याशी तो छोड़िए, 5 लोगों के परिवार के अलावा छठा आदमी आप नहीं जिता पाए। संसद में मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि लोग मुझे ताना देते हैं, मैं अपने परिवार समेत संसद में आता हूं। मुलायम सिंह जीते थे, अखिलेश जीते थे, डिंपल जीती थी, ये क्या नाम, धर्मेंद्र जीते थे, और ये राम गोपाल के लड़के। 5 लोग परिवार के, एक मुस्लिम सांसद आप नहीं जिता पाए। वही जब आप मायावती से गठबंधन करते हैं 19 में तो 5-5 मुस्लिम सांसद जीत जाते। तो मुसलमानों का भरोसा कहां नजर आ रहा है आपको? और गठजोड़ कौन सा आपको सफल नजर आ रहा है? माई मुस्लिम यादव गठजोड़ सफल आ रहा है कि मीम भीम? अभी तो उस दिन एनआई को इंटरव्यू दे रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने एमवाई का एक अलग ही परिभाषा बताई। उन्होंने कहा एमवाई माने महिला और यूथ। बल्कि जो एंकर है नविका कुमार, उन्होंने कहा अखिलेश जितनी आपकी राजनीति हुई उससे ज्यादा समय से मैं राजनीति कवर कर रही हूँ, ये मुझे एमवाई माने मुस्लिम को यूथ मत बताइए। तो उन्होंने मुस्लिम मतलब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को ही मुस्लिम यूथ कर दिया। पीडीए में आप देखिए, ए मतलब ए से अल्पसंख्यक उनके मुंह से नहीं निकलता, मुसलमान क्या निकलेगा? जूता लगाने वाला जो वीडियो आता है नमाज में, तो उसको कहते हैं प्रार्थनाओं पे प्रहार गलत है, उनके मुंह से नमाज शब्द नहीं निकलता। इतना बड़ा हल्द्वानी का मामला हो गया, एकदम साइलेंट है अखिलेश। ए से अल्पसंख्यक की जगह कभी ए से औरत बताते हैं, कभी आदि आबादी बताते हैं, कभी आदिवासी बताते हैं, कभी आम आदमी बताते हैं, कभी ए से अखिलेश बताते हैं। मतलब आप सोचे जिनको इतना ज्यादा। बात यह है कि जो आज एक बात हो रही है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ उन्मुख है, तो ये निकाय चुनाव से ये बात निकली। निकाय चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को कई सीटों पर वोट दिया, पर निकाय चुनाव में मुसलमानों ने ओवैसी को भी वोट दिया। ओवैसी आपको देखे मेरठ में उनका परफॉर्मेंस देखिए, वो कई जगह समाजवादी पार्टी की एकदम जमानत जब्त हो गई, 5वें 6वें 7वें स्थान पे चली गई। तो मुसलमानों को एक बात समझ में आई कि साहब हमने आपको झोली भर भर के वोट दिया और आपसे सिर्फ एक उम्मीद रखी कि भाजपा को रोक दीजिए, तो 14, 17, 19, 22 कहीं आप भाजपा को, वो एक फीलिंग आ गई कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आपके बस का नहीं है, हम आपको कुछ भी दे दे, कलेजा निकाल के दे दे, आप कर ही नहीं सकते इस काम को।
असदुद्दीन ओवैसी आए थे यहाँ प्रयागराज में, पंकज भाई, वो एग्जैक्टली यही बात कह रहे थे। क्या साहब, आप कुछ भी करके देख लो, सपा के बस का नहीं, तो धीरे धीरे कितना कहां तक आदमी उसको आजमाएगा। फिर उसको लगता है कि साहब आप हमारा नाम नहीं लेते, आप हमारे मुद्दों से दूरी बनाते हैं, आपने शजील इस्लाम के साथ नहीं खड़े हुए, अतीक अहमद के साथ नहीं खड़े हुए, इरफान सोलंकी के साथ नहीं खड़े, नाहिद हसन के साथ नहीं खड़े हुए। आज सोचिए पंकज भाई, एक आदमी जो सबसे ज्यादा चर्चा पे रहता था, जिसपे आपके साथ मैंने 10 डिबेट की, आजम खान, समाजवादी पार्टी एक डेलीगेशन तक नहीं भेज सकती उससे मिलने के लिए लोगों को। खुद तो जाना बहुत दूर की बात है, ना पिछली बार ना इस बार, एकदम भुला ही दिया आजम खान को। तो एक ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें टीवी डिबेट का ही हिस्सा है पंकज भाई, ये चीजें धीरे धीरे नीचे जाती है, धीरे धीरे परकुलेट होती है, आम जनमानस तक जाती है। और ऐसे में अखिलेश यादव पर दबाव बनाया गया कि साहब आप कांग्रेस से समझौता कर ले, अकेले आपके बस का नहीं। पर अखिलेश यादव पे तो ये भी दबाव बनाया गया कि साहब आप बसपा से भी समझौता कर लें। एक बात का मैं एक सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा जाते जाते पंकज भाई, चुनाव समय खत्म हो रहा है आपके प्रोग्राम का, कि जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि भाजपा को रोकने के लिए अगर महागठबंधन बना और उसमें बसपा भी आई तो सपा उस महागठबंधन से निकल जाएगी, तो इस बयान को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? और ए टीम और बी टीम के पैमाने पर इस बयान को कैसे देखा जाएगा पंकज? और मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, और प्रेम कुमार जी, मैं चाहूंगा प्रेम कुमार जी आए जवाब दें। इंडिया अलायंस में मायावती को इनवाइट नहीं करना क्या बताता है? आप मायावती को अलग क्यों रखे हुए थे? आपको क्या मायावती पर भरोसा नहीं है? सवाल यह है। और अब कांग्रेस लगातार प्रयासरत दिखती है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हो जाए। मुझे लगता है कि मायावती इसलिए नकार रही हैं क्योंकि मायावती एक बार उन्होंने ट्वीट के जरिए कह दिया था कि राजनीति में पता नहीं किसकी जरूरत कब और कहां पड़ती है। उन्होंने अखिलेश यादव को वार्न किया था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी के तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे वो मायावती को नागवार गुजर रही थी। ऐसे में प्रेम जी, सीधा सा सवाल है, इंडिया अलायंस तब गलती कर रही थी, अब मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, इसका खामियाजा आपको लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? पंकज जी, आपने कभी सुना है कि कोई गठबंधन कहता है कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, आह्वान करता हो, आओ हमारे एनडीए में आ जाओ, आओ हमारे इंडिया में आ जाओ? गठबंधन तो अंदर खाने बातचीत से ही होती है। और आपने सही कहा कि मायावती जी ने जो कहा था कि कौन कब किसके साथ होगा, वो फेज था कि उस समय इनके बीच कांग्रेस के साथ में अंदर खाने बातचीत चल रही थी, इसी वजह से कहा गया था। तब अखिलेश यादव जी ने पूछा भी था राहुल गांधी जी और सब टीम से कि बात चल रही तो हमें बताइए। तो ये सारी चीजें अंदर की बातें थी। और राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया था, कहा था कोई बात नहीं चल रही। देखिए, जब बातचीत सफल नहीं होती है तो डिनाई ही किया जाता है, अगर सफल हो जाएगी तो फिर सफल हो गई। आज प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं बाहर में, वो बिल्कुल जब हुआ ही नहीं, जो चीज नहीं हुआ उस पर क्यों बोलेंगे? ये तो राजनीति का कखा गग है, कोई क्यों बोलेगा कि बातचीत चल रही थी? तो इसीलिए नहीं बोली जाती। लेकिन वो बयान से जो सिम्टम्स निकलते हैं वो अंदर खाने बातचीत के ही सिम्टम्स निकलते हैं, और हम लोग को जो बातें पता चलती हैं उस हिसाब से हम अपनी बात रखते हैं। तो बातें हुई लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुई। मायावती जी को प्रधानमंत्री तक का ऑफर दिया गया, ऐसी भी बातें चर्चा में आई। अब इसकी पुष्टि करने तो कोई नहीं आएगा, न खंडन करने कोई आएगा, लेकिन ये इस तरह से चीजें हुई। लेकिन अंतिम बात यह है कि मायावती जी ने तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब इसके परिणाम और किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन ने एक जो बड़ा फलक बनाया उसमें उत्तर प्रदेश में मायावती जी नहीं आई तो नुकसान ही है, फायदा थोड़े। अगर मायावती जी आती तो बहुत और तगड़ा कंटेस्ट होता, 1 to 1 होता। जी ब्रजेश जी, क्विक आंसर। मायावती को बीजेपी का बी टीम बताया इसलिए जाता है ताकि मुसलमान वोटों को अपनी तरफ खींचा जा सके, ताकि ये जो मुसलमान वोट को के जो अपने आप को मानते हैं कि ये हमारा ही वोट है, उनके भीतर ये डर है कि अगर मुस्लिम वोट दलित के साथ चला गया तो उनकी राजनीति खिसक जाएगी।
देखिए, बताया इसीलिए जाता है कि मुस्लिम वोटों पर यह संदेश भेजा जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि मायावती कभी भी उनके साथ जा सकती हैं, वो उनकी बी टीम है, वो मोदी की आलोचना नहीं करती हैं, वो बीजेपी सरकार की आलोचना नहीं करती हैं, इसलिए उनको वो बाकायदे तमाम प्रमाण इकट्ठा करके तब वो बताते रहते हैं कि साहब ये तो कभी भी जा सकती है उनके साथ। जहां तक उनको गठबंधन में न बुलाने वाली बात है, गठबंधन में इसलिए समाजवादी पार्टी पहले से ही अड़ी हुई थी कि कारण क्या है कि जो 125 जीता उसको बुलाया गया, जो एक जीता उसकी औकात नहीं समझी गई। ये सारा सवाल है। ये तो संख्या बल का, राजनीति संख्या के बल पर, लोकतंत्र संख्या बल में चलता है। तो उन्हें लगा कि साहब उत्तर प्रदेश में अखिलेश ही एक दिग्गज हैं, मायावती की तो सिर्फ एक सीट है, वो भी वो व्यक्तिगत रूप से उमाशंकर सिंह चुनाव जीत के आए बलिया से। शुक्ला जी अगर 12%, 13% वोट लाने वाली बसपा को इस लायक उसकी औकात नहीं समझी गई जैसा कि आप कह रहे हैं, तो 2% वोट लाने वाले कांग्रेस को कैसे समझ लिया गया? कांग्रेस, कारण क्या है कि ये लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा में पिछली बार 6% वोट किया गया था, और इसमें यह किया गया, कांग्रेस को इसलिए ले आए और कांग्रेस के इसलिए मान लिया 17 सीटें दे दी कि अखिलेश ये नहीं चाहते थे कि एक संदेश चला जाए कि ये बीजेपी मोदी को हटाने के लिए सक्रिय नहीं है, ये संदेश नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनकी तमाम शर्तें भी मानी और लाए भी, 17 सीटें भी दी। अलग जो सीटें दी हैं वहां पर उनके पास, मुझे जो जानकारी मिल रही है, प्रत्याशी तक मजबूत नहीं है, लेकिन लाए ये संदेश देने के साथ हम ज्यादा उदारवादी हैं संगठन को गठबंधन को लेकर के। मैंने मायावती के साथ गठबंधन किया था, 38 सीटें दी थी, इनके लिए मेरा दिल खुला, मैं मोदी को हटाना चाहता हूं। राजनीति तो संदेशों से चलती है। नहीं, बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो मायावती के साथ बातचीत और जो भी खबरें सामने आई कांग्रेस की तरफ से, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि कांग्रेस ये संदेश दे कि वो दलितों के साथ है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो दलितों का प्रतिनिधित्व, खासकर जाटो वोटों का प्रतिनिधित्व मायावती कर रही हैं, वो उनके साथ है और उनके साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की पूरी जो राजनीतिक रणनीति रही वो ये है कि किस प्रकार से जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक कभी होता था 1990 की राजनीति के बाद, कमंडल और मंडल की राजनीति के पहले, वो कांग्रेस रिगेन करने की कोशिश करना चाह रही है और इसी वजह से कांग्रेस ने मायावती के साथ बातचीत करने की कोशिश की। दूसरी बात की, तमाम अखिलेश यादव ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी तमाम कोशिशें की कि दलितों को किस तरीके से अम्बेडकरवादी सभा और तमाम जो है इस तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन जिस ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव करते हैं, जो अपने आप को एक बहुत ही सीमित राजनेता के रूप में उन्होंने बना लिया है, वो उसका दलित के साथ कभी सामंजस्य बैठ नहीं सकता। तो ये बार बार जो इल्जाम लगाया जाता है कि महागठबंधन सपा बुआ बबुआ के साथ आने के बाद भी क्यों असफलता हुई, तो वो कभी जेल नहीं करता है। जो डोमिनेंट कास्ट है, जो ऑपरेस्ट कास्ट है, उसका कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात। चलिए, अब सवाल यही है कि जो ये बात बार बार निकलती है मीडिया में, इसकी चर्चा जोरों पर होती है कि मायावती खेल बिगाड़ेंगी इंडिया अलायंस का। अब सवाल यह उठता है कि मतदाता क्या तय करते हैं, किसको ज्यादा ताकतवर मानते हैं? अगर जो बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं वो बीजेपी को हराने के लिए मायावती का साथ देते हैं या इंडिया अलायंस का साथ देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा क्योंकि चुनाव आने वाला है और इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं, उससे एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम और दलित गठबंधन बनाने को लेकर है।